हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारे जेपीएससी आरएफओ के प्रीलिम्स ओवर हो गए हैं एंड आई होप कि सारे बच्चे मेंस के एग्ज़ाम में लग गए होंगे और बहुत ही जल्द आपका 10th ऑफ जुलाई या 15th ऑफ जुलाई के अंदर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके मेंस के जो डेट है 23rd एंड 24th ऑफ अगस्त, तो उस समय मेंस हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, मतलब व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग अ गुड आंसर। एक अच्छा आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, तो आज के इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक मैं सैम्पल आंसर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। मैं आपको एक सैम्पल आंसर भी शो करूंगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और उसी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको देखते हुए आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट आंसर राइटिंग। देखिए, अल्टीमेटली जो हमारा सिलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस मेंस पे डिपेंडेंट है। यानी कि प्रीलिम्स में आपने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है डजेंट मैटर, प्रीलिम्स के बाद आप सारे लोग एक ही बॉर्डर में खड़े होते हो, बट बस आपको कट ऑफ पार करना। अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया, जो भी कट ऑफ हो 85 90, आपने एक बार कट ऑफ पार कर लिया तो आप सब एक ही लाइन पे खड़े हो। अब जो आपका रैंक डिसाइड करेगा, जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, वो है केवल और केवल मेंस, ठीक है। और इस एग्जाम में अगर देखा जाए तो मेंस जो है वो आपका 500 मार्क्स का हो जाता है और 50 मार्क्स का आपका हो जाता है इंटरव्यू। तो आप अगर देखो तो इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा जो इस एग्ज़ाम का डोमिनेशन है वो मेंस के ही थ्रू है। अगर आप मेंस में आउट ऑफ 500 अगर आप 350 प्लस ले आते हो तो श्योर शट आप रैंक टॉप 10 में होने वाले हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आपको मेंस के ऊपर फोकस करना होगा, यानी कि आपका सारा का सारा जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो केवल और केवल आंसर राइटिंग पे होना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो उस पर भी अगर हम ऑप्शनल का बात करें तो वो ऑप्शनल हमारा हो जाता है 400 मार्क्स का। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो ऑप्शनल हमारा 400 मार्क्स का है। इस 400 मार्क्स में हम ईजिली 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर हम करेक्ट गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है एक टेक्निक ऑफ स्मार्ट राइटिंग को डेवलप करना, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग कैसा है, एनालिसिस ऑफ मैटर, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, क्या आपका कंटेंट उससे मिलता जुलता है या आप उसके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख दोगे। ग्रेजुएशन में हम सब ने लिखा है 6-6 7-7 पेज हम लिखते हैं, बट यहाँ पे आप समझो कि कंटेंट बहुत मैटर करता है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्ट्रक्चर और आपका एनालिसिस ऑफ मैटर, ये बहुत मैटर करता है। आप कुछ भी अगर लिख के आ जाओगे, जो पूछा गया है उसके आप उल्टा पूरा लिख रहे हो, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। तो यानी कि आपको अपना प्रेजेंटेशन टू द टॉप रखना है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि मेंस का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है और आंसर राइटिंग क्यों करना चाहिए। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। सबसे पहला पॉइंट कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले आप इसे एनालिसिस कीजिए। भले आप 1 मिनट 2 मिनट का समय लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अपने माइंड के अंदर ही एक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरीके से मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, ये मेरा बॉडी होगा, ये कंक्लूजन होगा, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको अपने माइंड के अंदर ही पहले 1 से 2 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उस चीज़ को आपको समझना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स को आपको एनालाइज करना होगा। जैसे आप देखोगे कि क्वेश्चंस में कई सारे वर्ड होते हैं। जैसे आपका वर्ड होता है डिस्कस, कुछ वर्ड होते हैं इवैल्यूएट, कुछ वर्ड्स होते हैं एग्जामिन। तो जब आपसे डिस्कस करने पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको दोनों साइड्स
आपको प्रॉस एज वेल एज आपको कॉन्स दोनों शो करने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस करने, तो आप आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट के फॉर दोनों चीजों को देखो। इवेल्युएट का मतलब होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो उसके लिए आपको एविडेंस देना है। सपोज आप गरीबी, आप पॉवर्टी से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो आपको एविडेंस देना होगा, कुछ डेटा देना होगा जिससे ये बात तय हो सके कि हाँ इंडिया में पॉवर्टी लेवल इतना है। आप WHO का रिपोर्ट दे सकते हो। तो ये होता है इवेल्युएट का मतलब। एक वर्ड होता है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है कि आपको कॉजेज और इफेक्ट के अंदर डीपर जाके समझना है, यानी कि आप ऊपर ऊपर खाली नहीं समझा सकते हो, ठीक है, आपको डीप में जाके उस चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है। और ये हम अपने जो भी हमारे बैचेस होते हैं उसके अंदर हम बहुत अच्छे से आपको आंसर राइटिंग के टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे जरूरी तो ये होता है कि आप आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप क्वेश्चन के डिमांड को पकड़ो। यह है हमारा पॉइंट नंबर 2। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कि अगर आप एक आइडियल आंसर लिख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। यहां पे हम डिस्कस करेंगे और इसे हम 5 पार्ट रूल में हम पढ़ने वाले हैं। मैं इसे कहता हूं 5 पार्ट रूल, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए। आप इसमें अगर आप चाहो तो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस के आप डेफिनेशन को दे सकते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के डेफिनेशन को दे सकते हो, आप किसी लीडर के द्वारा अगर उसके बारे में कुछ बोला गया तो उसका आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, या कुछ अगर रिपोर्ट्स है कुछ इंपॉर्टेंट तो आप उसको इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। तो इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ये 20 to 30 वर्ड्स में होना चाहिए, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। देन आपका होता है बॉडी, ये आपका कोर कंटेंट है, इस पे आपको सबसे ज्यादा वर्क करना होगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप रेडी कर लो, कोर कंटेंट आपको सबसे तगड़ा लिखना होगा, ठीक है। फिर क्योंकि आप झारखंड के एग्जाम के बारे में आप तैयारी कर रहे हो, तो झारखंड के अगर कुछ रेलेवेंस से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स है तो आप उस आंसर में दे सकते हो। अब जबरदस्ती नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर झारखंड के फैक्ट्स को देना ही देना है, बट जहां तक पॉसिबल हो सके अगर वो चीज है पॉसिबल तो आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजों को, डेटा को, फैक्ट को रखो। चौथा पॉइंट है कि अगर कुछ करंट रिलेटेड इवेंट्स उसमें ऐड किया जा सकता है, और क्योंकि हमारा ऑप्शनल है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में करंट रिलेटेड बहुत सारे आपके पास रिपोर्ट्स और डेटा भरा भरा है। आप WHO का दे सकते हो, ठीक है, आप रीड का दे सकते हो, आपके पास मतलब कि हर तरीके का आपके पास रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स, फैक्ट्स, प्रोग्राम्स सब भरा हुआ है। इसीलिए जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और एट द लास्ट अब क्या करो, 2 से 3 लाइन का एक कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। मैं आपको एक आइडियल आंसर कैसे लिखे जाता हूं उसका मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं, ठीक है। आइए, तो ये मैंने आपको एक सैंपल आंसर दिखाया कि किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक मैंने यहां पे लिया बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आप देखो कि मैंने कितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी का एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इस पे भी मैंने फोकस किया कि मैं कुछ की वर्ड्स को हाईलाइट कर सकूं। जैसे बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फोकसेस ऑन टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच पार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी लिखा है जो कि कीवर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है बॉडी पार्ट। तो सबसे पहले ये समझाया मैंने कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। अब कितने लेवल्स के बायोडाइवर्सिटी हो सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया एक पॉइंट, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिस्कस किया, हमने स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को डिस्कस किया, हमने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिस्कस किया, यानी कि जितने भी लेवल्स हो सकते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप चाहो तो इसको आप टेबल फॉर्मेट में ही बना सकते हो। आप बीच में ऐसे सर्कल कर दो, यहाँ पे लिख दो लेवल्स, और आप 3 एरो देके भी इसको लिख सकते हो।
ये सब सारे चीज़ हम आपको अपने मॉक जितने भी हमारे मतलब बैचेस है उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग का टेक्निक सिखाते हैं। तो ये हो गया लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो, हमने सब हेडिंग्स बनाया है, आप देख सकते हो कि एग्जामिनर के ये माइंड में दिखेगा, बोल्ड हेडिंग्स है। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर्स कर सकते हो, तो आप उसके स्पाइसेस रिचनेस से आप कर सकते हो। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी क्या होता है, इसी तरीके से आप देखो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। आप यहाँ पे एक पैटर्न पे ध्यान दो, आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करना है आप उस चीज़ पे ध्यान दो कि जब हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को लिखा तो आप देखो मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ का यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने पहला बोल्ड पॉइंट दिया इकोसिस्टम सर्विस, उसके अंदर मैंने क्या किया 6 पॉइंट लिख दिया। अब मैं एग्जाम में चाहूँ तो इसी 6 पॉइंट को टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा इसी 6 पॉइंट को। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं फ्लो चार्ट। ये बन गया फ्लो चार्ट। तो बेसिकली आपका जो मॉडल आंसर है आप उसको फ्लो चार्ट में तुरंत बदल सकते हो अगर आपने उसको तरीके से लिखा है। तो देखो दूसरा बोल्ड हेडिंग बायोलॉजिकल सर्विस, ये भी आप देखो 4 पॉइंट। यानी कि आपको ज़्यादा लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं यूज़ करना है, आपको शॉर्ट लाइन यूज़ करने हैं ताकि ज़्यादा वो मोनोटोनस ना हो जाए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मैंने 3 पॉइंट लिख दिया, कल्चरल एंड सोशल बेनिफिट्स में मैंने लिख दिया। इस तरीके से ये बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लगाया कि थ्रेट क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट है, किन किन चीज़ों से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट हो सकता है। उसके अंदर मैंने देखो एक एक पॉइंट्स दिया है, आप देख सकते हो कि एग्जामिनर को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक पॉइंट हो गया हमारा, क्लाइमेट चेंज एक हो गया, पॉल्यूशन एक हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि हमने बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स में 5 हमने बता दिए कि क्या क्या दिक्कत है। अब जब आप दिक्कत बता रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी देना है कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कि हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर को देखो, कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं चलाना है आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पे मैं पहले ये नहीं लिख सकता था प्रिवेंशन, पहले मुझे बताना है कि क्या थ्रेट है उसके बाद ही तो मैं प्रिवेंशन बताऊंगा ना। उसके बाद देखो मैंने प्रिवेंशन में आपके टॉपिक वाइज करके 6 पॉइंट लिख दिया और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन हो गया, ये क्या हो गया कंक्लूजन। तो ये आराम से हमारा 800 to 1000 वर्ड्स का आंसर क्रिएट हो जाता है। अगर 20 वर्ड्स में लिखना है, 20 मार्क्स में लिखना है तो पूरा लिखिए, 10 मार्क्स में लिखना है छोटा कर सकते हैं, 40 मार्क्स में भी ये चल जाएगा। ये तो 40 मार्क्स का ही है एक्चुअल में। तो इस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाता है। तो ये था हमारा एक कि कैसे एक आइडियल आंसर को फ्रेम होना चाहिए। 4th पॉइंट जो है, यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ। जैसे हेडिंग्स का यूज़ कीजिए और सब हेडिंग्स का यूज़ कीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज़ किया था। दूसरा चीज़ क्या मैंने देखा, लैंग्वेज आपका रीडेबल होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो ना ये रीडेबल होना चाहिए। कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो भी आंसर लिखते हैं वो मतलब कि आप उसे अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा वो रीडेबल नहीं होता है। उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब होता है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन ही खराब है ना तो आपका कंटेंट जितना भी अच्छा रहे वो मैटर नहीं करता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर के ऊपर आपने अपना पहला इंप्रेशन, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने अगर बना दिया कि ये तगड़ा लिखता है, तो वो उसके बाद आपको सब में वो एवरेज मार्किंग नहीं करेगा, आपको उससे ज़्यादा देगा। तो प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। आप चाहो तो की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो। जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, क्योंकि आजकल आप जितना ज़्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट यूज़ करोगे आपका आंसर उतना अच्छा होगा। और एज यूजुअल की शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज़ कीजिए। 60 to 80 वर्ड्स के अंदर एक पॉइंट को ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा लेंथी क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमें आदत है ग्रेजुएशन में बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखने का, बट वो आप समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो काम आता है वो है आपका कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आप उसके अंदर कितना बेटर कंटेंट दे पा रहे हो। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा 5th पॉइंट है कि मैं एक फ्रेमवर्क बता देता हूं कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए। जैसे अगर कोई इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है
तो आपको सबसे पहले उसका कॉजेज बताना चाहिए, फिर उसके क्या इफेक्ट है, फिर क्या मेजर्स ले सकते हैं और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये आपका एक टाइमलाइन होना चाहिए। ये हम अपने बैचेस में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी मैं आपको एक फ्री, ये हमारा इनिशिएटिव था कि एक फ्री बच्चों को बता दिया जाए कि आंसर कैसे लिखते हैं। अगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले नीड क्यों है, भाई किसी को कंजर्व करना है ना, तो क्या नीड है उसका। देन आपको उसके चैलेंजेस के बारे में बात करना होगा कि कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ रहा है, फिर क्या स्टेप लिया गया, और लास्ट में सजेशन। इसी तरीके से अगर कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव बताना है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, यहाँ पे आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं, और एट द लास्ट क्रिटिसिज्म वगैरह अगर कुछ है तो कोशिश कीजिए कि क्रिटिसिज्म कम करें, क्योंकि आप गवर्नमेंट के ज़्यादा अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, और लोकल इश्यूज़ में आप झारखंड वगैरह के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको बता सकते हैं वे फॉरवर्ड। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखना चाहिए एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो ये था हमारा 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हम अपने आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको अपना आंसर राइटिंग और ज़्यादा अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि इसमें आपका और अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाए, तो हमने एक पूरा इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल साइंस प्लस जीएस का बैच लॉन्च किया है, जो कि 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है और हमारे पास केवल और केवल 50 सीट्स ही है, जिसमें से आई थिंक कि हाफ ऑफ द सीट्स फिल हो चुके हैं। तो ये 50 सीट्स ही है, इसके बाद हमारे पास और बैचेस मतलब हम नहीं ले पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट A to Z सब चीज़ बताया जाएगा। ये ऑनलाइन होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस, ठीक है, 1 मंथ के आपके कोर्स होंगे। इसके बाद आपको इसमें मॉक भी मिल जाएगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। रेगुलर आंसर राइटिंग होगा, रेगुलर आंसर राइटिंग आपसे कराया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या कराए जाएंगे, तो आपको इसके साथ नोट्स PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है जिसे आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट पैकेज है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, जिसे भी अगर कुछ और डिटेल्स की ज़रूरत हो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि मेंस में आपका यही काम आने वाला है। तो ये था हमारा एक वीडियो आज के लिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।